हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट, जब हम प्रकाश के चैप्टर्स को पढ़ना चालू करेंगे, लाइट से संबंधित जो भी चैप्टर्स हैं आप स्टडी करना चालू करेंगे, इनमें से दो मूल रूप से जो चैप्टर हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस में दिया गया पहला जो टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, इसके बारे में हमें समझना होगा। ऐसे तो देखा जाए कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, तो प्रकाश की प्रकृति द्वैध प्रकृति की होती है, डुअल नेचर का होता है। ये उत्तर को अधिकांशतः लोग जानते होंगे, मगर हमें इस बात को समझना है कि प्रकाश की प्रकृति डुअल क्यों होती है, द्वैध क्यों होती है। इसका मतलब यह है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है और लाइट जो है वो वेव नेचर भी फॉलो करता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के जो नेचर होते हैं वो क्यों होते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं या कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में देखना है। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बताती है कि लाइट जो है वो वेव के रूप में भी एग्जिस्ट करता है और पार्टिकल के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए दो प्रकार के सिद्धांत आए हमारे पास। दो प्रकार के सिद्धांत, थ्योरीज की हम बात करते हैं तो कौन कौन से थ्योरीज जो थे, थ्योरीज प्रपोज्ड हुए। तो पहला जो थ्योरी था 1875 में न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। स्कुलर थ्योरी, इसको हिंदी में बोला जाता है कणिका सिद्धांत। यह न्यूटन का कथन था, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत बताया पहले। दूसरा जो था 1878 में, 1878 में हाइजेंस ने क्या दिया, इसके ऊपर वेव थ्योरी दिया। वेव थ्योरी मतलब होता है तरंग सिद्धांत। और तीसरा जो बिंदु है 1885 में मैक्सवेल ने, ये जो डेट है, थोड़े से डेट में चेंजेस हैं। ये 1800 नहीं है, ये सभी 1600 हैं और ये 1865 है। ये डेट में थोड़ा सा मिस्टेक था, 1675, 1678 और ये था 1865, 1875। 1875 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर थ्योरी क्या किया, प्रपोज किया। इन तीनों थ्योरी के आधार पर लाइट के नेचर को रिप्रेजेंट करने का या लाइट के नेचर को बताने का काम किया गया। सबसे पहला जो थ्योरी था 1675 में न्यूटन ने दिया, और न्यूटन ने क्या दिया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया या कणिका सिद्धांत दिया। और यह कणिका सिद्धांत क्या कहता है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रकाश जो है बहुत ही छोटे छोटे हल्के कण से मिलकर बने होते हैं, जिनको कणिकाएं कही जाती है। किसी प्रकाश पुंज की ऊर्जा या कोई भी जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स का जो एनर्जी है वो एनर्जी इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या रहते हैं, सेव्ड रहते हैं। बाद में इन छोटे छोटे पार्टिकल को फोटॉन का नाम दिया गया था, मगर फोटॉन का नाम किसने दिया था, फोटॉन का नाम डी ब्रोगली के समय से आया। डी ब्रोगली जो है 19वीं शताब्दी में उसका नामकरण किया। तो यहां ये जो बात हो रही है कि न्यूटन ने जो थ्योरी दिया था, न्यूटन का थ्योरी कब आया था, 1675 में। इसने बोला कि प्रकाश के ऊपर, लाइट के ऊपर उसने कणिका सिद्धांत दिया। और कणिका सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि जो भी लाइट होते हैं, ये लाइट जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और इन पार्टिकल के आधार पर ही लाइट जो है बहुत प्रकार के सिद्धांत की व्याख्या करता है। ये तो थ्योरीज थे, मगर इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उसने, न्यूटन ने लाइट के मूल रूप से दो प्रकार के प्रभाव को बताया। ये थ्योरीज थे और ये इफेक्ट है, इफेक्ट शोन बाय लाइट, इफेक्ट शोन बाय लाइट, अर्थात प्रकाश के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला प्रभाव। तो प्रकाश बहुत से प्रभाव उत्पन्न करता है, उनमें से कुछ प्रभाव को न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर क्या किया, सिद्ध किया। और सिद्ध करके बताया कि भाई देखिए कि न्यूटन का कहना यह था कि मेरे हिसाब से प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है।
उसने बोल दिया, मगर अब उसको सिद्ध भी करना था। तो सिद्ध कैसे किया? सिद्ध उसने किया कि प्रकाश जो प्रभाव उत्पन्न करता है, जो प्रभाव हमें खुली आंखों से हम देख पाते हैं, तो उन प्रभाव के आधार पर अपने थ्योरी को उसने सिद्ध किया। तो कौन कौन से प्रभाव को उसने मूल रूप से क्या किया था, सिद्ध किया स्टार्टिंग पे? वो था हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते जाइएगा कि ये क्या कंडीशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन को उसने अपने कणिका सिद्धांत से किस प्रकार से रिलेट किया, इसे मैं बहुत ही साधारण से शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। परावर्तन क्या होता है? जैसे एक बॉल लीजिए, आप एक बॉल को ऐसे दीवार में दे मारिए, वो जाएगा, दीवार से टकराएगा, वापस आ जाएगा। क्यों वापस आया? क्योंकि बॉल कोलिजन किया दीवार के साथ में, कोलिजन करने के बाद उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, अब और दीवार से उसको जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिला, जो रिएक्शन मिला उसको, उस रिएक्शन के कारण वो सामने की ओर क्या हो गया, रिपल बैक हो गया, उछलकर सामने आ गया। यही प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। अर्थात एक बॉल आपने लिया, एक बॉल को लेकर आप इस प्रकार से किसी दीवार पर दे मारो, वो दीवार से वापस आ जा रहा है। बॉल क्या है? एक पार्टिकल है। तो बॉल का साइज चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो जाएगा, दीवार से टकराएगा और टकरा के वापस आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी पार्टिकल का जिस दिशा में वो गमन कर रहा है, गतिमान अवस्था में जाते जाते जब वो किसी ठोस सतह से टकराएगा, तो ठोस सतह से टकराने के पश्चात वो रिटर्न बैक हो जाएगा वापस। तो वापस रिटर्न बैक होने की ही जो घटना है, यही घटना परावर्तन के नाम से जानी जाती है। ये पहला हुआ। दूसरा चीज क्या था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सिद्धांत लिया गया कि जो वायु होते हैं, वायु भी बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने रहते हैं और वो दीवार में जाकर टकराते हैं। जब वो दीवार में जाकर टकराते हैं तो उसमें उत्पन्न क्या करते हैं? प्रेशर उत्पन्न करते हैं। इसी प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। तो अब ये जो पार्शियल प्रेशर रहता है, ये पार्शियल प्रेशर कहाँ से समझ में आता है हम लोगों को? कि जिस प्रकार से देखिए, आप गुब्बारे में वायु को आपने क्या कर दिया, फिल कर दिया, और उसके बाद आप देखेंगे कि उस गुब्बारे को यदि ऊपर से हल्का सा प्रेस करोगे तो फिर से वापस अपनी जगह में आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंटरनल में जितने भी एटमॉस्फेयर या जो भी एयर है, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनके दीवार में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू टकरा रहे हैं और टकरा के वापस जा रहे हैं। तो जब वो दीवार में टकरा रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ ना कि वो उस पर प्रेशर लगा रहा है। तो इसी प्रकार से लाइट में भी देखा गया कि प्रकाश जब कभी भी जाता है, किसी दर्पण से टकराता है, टकराने के पश्चात वापस उठता है, वापस आ जाता है। तो इसका मतलब यह है, कोई चीज जब किसी जगह से जाकर टकराया और टकरा के वापस आ गया, इसका मतलब है कि वह चीज किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। जैसे वायु के कण हमें दिखाई नहीं देते, वैसे प्रकाश के कण भी हमें दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए उसने क्या बोला कि प्रकाश जो है बहुत ही महीन, बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। और ये कण से मिलकर बने हैं, कैसे पता चला? क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश के परावर्तन जैसे सिद्धांत इस घटना को क्या करता है? अंजाम देता है। तो परावर्तन की घटना किस में होती है? पार्टिकल में होती है। इसीलिए न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट जो है किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसने बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात था, वो किस चीज को लिया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की बात किया। अपवर्तन का सामान्य तात्पर्य क्या होता है? अपवर्तन का सामान्य मीनिंग होता है दिशा में बदलाव, जब माध्यम में बदलाव हो तो। अर्थात देखिए, हम यदि पैदल चलते जा रहे हैं, सूखे रोड में पैदल चलते जा रहे हैं, हमारी स्पीड अलग है। सूखे रोड से अचानक चलते चलते रेतीला वाला भूमि आ गया, हमारी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, हमारी दिशा भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अर्थात हम बिल्कुल एकदम सीधे नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। अब रेतीले भूमि से चलते चलते हम ठीक पानी वाले भूमि में चले गए, जिसमें घुटने तक पानी भरा हुआ है, हमारा डायरेक्शन और स्पीड दोनों फिर से क्या होगा? चेंज होगा। ये उदाहरण किस प्रकार का चीज है कि हम क्या है? हम वस्तु हुए। हम जब पैदल चलते जा रहे हैं तो हमारा माध्यम में बदलाव हुआ। पहले सूखा रोड था, फिर रेतीला भूमि हुआ, फिर जल मग्न वाली भूमि आई। तो जैसे जैसे हम माध्यम में बदलाव करते गए, उस माध्यम की सघनता के आधार पर हमारे गति की दिशा भी क्या होते गई? बदलते गई, और गति में भी परिवर्तन आया। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सघन माध्यम जब किसी के स्पीड को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है या अपने अकॉर्डिंग उसको उस स्पीड में जाने का परमिशन देता है, तो ये कब होता है? जब वो ऑब्जेक्ट कोई, जब वो चीज किसी छोटे छोटे कण से मिलकर बने हो कम से कम। तो पार्टिकल्स में ये चीज हमें देखने को मिलता है। तो यही चीज अपवर्तन कहलाया।
एक छोटा सा पत्थर लो, तालाब में फेंक कर मार दो, जब तक वो तालाब के सरफेस को टच नहीं करेगा उसका डायरेक्शन अलग रहेगा, और जैसे ही तालाब के सरफेस को टच करेगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अंदर जाकर। मतलब यह हुआ कि एक कण जब माध्यम की सघनता में बदलाव होता है तो उसकी गति और उसकी दिशा में बदलाव हो जाता है। सेम घटना प्रकाश के साथ हो रहा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस स्थिति में प्रकाश की गति में भी परिवर्तन होता है, प्रकाश की दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो अपवर्तन भी है। वो किस बात को बताया? वो इस चीज को प्रूफ कर रहा था कि प्रकाश जो है किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। तो न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार इन दो सिद्धांतों की क्या की? व्याख्या की। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। इन दोनों सिद्धांत की व्याख्या की। तो प्रथम दृष्टया पहली बार जब हम देखते हैं तो हमें यह लगता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो कण सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। यह पहली बात हुई। अब आते हैं हाइजेंस के वेव थ्योरी पर। अब वेव थ्योरी में इसने क्या बोला? इसका कहना यह था कि लाइट जो है किससे मिलकर बना हुआ है? वेव से मिलकर बना है। अब वेव से मिलकर बना है तो हाइजेंस ने भी क्या किया? बहुत सारे अलग अलग प्रकाश के इफेक्ट को अपने वेव थ्योरी के आधार पर क्या है? सिद्ध करने की कोशिश की। तो इसने वेव के अनुसार अलग अलग चीजों पर सिद्ध करने की कोशिश की। तो कौन कौन से प्रभाव थे जिनको इसने क्या किया? सिद्ध करने की कोशिश किया। सबसे पहला चीज आया था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर आया था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर आया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फिर आया था स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अर्थात प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। ऐसे करके इन बातों को उसने क्या किया? बताने का प्रयास किया। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहते हैं हम इसको। तो यह वर्ण विक्षेपण में क्या हो रहा था कि लाइट जो है तरंग से मिलकर बना है, अर्थात हर तरंग का अपना तरंग दैर्घ्य था और उसकी आवृत्ति होती है। तो लाइट जब कभी भी प्रिज्म से गुजरता है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, पारदर्शी माध्यम में कोई कोण बनाते हुए, कोई एक विशेष आपतन कोण बनाते हुए, तो उस स्थिति में प्रकाश अपने अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। ये कहां से दिखाई दिया? ये बिल्कुल ये प्रूफ हुआ ये चीज कि एक व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से क्या करेंगे? पार कराएंगे, तो जैसे वो प्रिज्म से पार होता है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो वो 7 रंग में, अर्थात एक श्वेत रंग, एक सफेद लाइट, एक व्हाइट लाइट जो है वो जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। और वो 7 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड क्यों हो पाया? क्योंकि एक व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ था वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो अलग अलग रंग में डिवाइड तभी होगा जब प्रकाश की प्रवृत्ति कैसे होगी? तरंग के जैसे होगी। अर्थात प्रकाश तरंग रहेगा तभी वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य में क्या होगा? विभाजित हो सकता है। ये डिस्पर्सन था। डिफ्रैक्शन का तात्पर्य क्या था? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश किरण का किसी नुकीले सतह से टकराकर अन्य दिशाओं में बिखर जाना, यह डिफ्रैक्शन कहलाता है। तीसरा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है प्रकाश के 2 रंगों का मिलकर तीसरा नया रंग बनना। डिफ्रैक्शन के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका मतलब समझ रहे हैं और ये किस नेचर को बताता है ये समझ रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल यूज जो आएगा वो किस चीज का आएगा? इंटरफेरेंस का आता है कि प्रकाश के 2 रंग मिलकर एक तीसरा नया रंग बनाते हैं। तो ये इंटरफेरेंस जो है डिस्पर्सन का जस्ट अपोजिट है। इंटरफेरेंस को हिंदी में बोला जाता है व्यतिकरण, इसे बोला जाता है विक्षेपण। ये कहलाया आपका विक्षेपण और ये कहलाता है हम लोगों का व्यतिकरण। इसे हम करते हैं विवर्तन। अब ये व्यतिकरण है। व्यतिकरण जो है वो विक्षेपण का जस्ट अपोजिट है। विक्षेपण में क्या होता है? एक रंग कई अलग अलग रंगों के टुकड़े में क्या होना है? विभाजित होना। जबकि व्यतिकरण में क्या होता है? कई अलग अलग रंग मिलकर क्या बनाता है? एक रंग बनाता है। जैसे आप देखिए रेड कलर है, रेड कलर में यदि आपने ग्रीन कलर मिला दिया तो कैसा बन जाएगा? हल्का सा येलोइश कलर आ जाएगा। सॉरी, रेड में ग्रीन मिलाएंगे तो थोड़ा सा वो ब्लैकिश कलर आएगा। रेड में ब्लू मिला दोगे तो प्योर ब्लैक कलर बन जाएगा। ग्रीन में यदि आप ब्लू मिलाएंगे तो हल्का सा येलो टाइप के कलर में आएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हम जो बात कर रहे हैं
कि दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ 3 कलर होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। ये 3 कलर है, इन्हीं 3 कलर से 7 कलर बनते हैं हमारे, ठीक है। और ये जो 7 कलर जो बनते हैं, इन्हीं 7 कलर को जब फिर से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तब एक कलर कौन सा बनता है, व्हाइट बनता है। व्हाइट कलर का 7 भाग में टूटना डिस्पर्सन कहलाया, और 7 भाग का मिलकर व्हाइट कलर बनना व्यतिकरण कहलाया। तो यदि विक्षेपण वेव प्रकृति को बताता है, तो इंटरफेरेंस भी किसको बताएगा, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हुआ। फिर अगला जो पॉइंट है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह सिद्धांत बताता है कि लाइट जो है किससे मिलकर बना हुआ है, तरंग से मिलकर बना है। लाइट किसी भी सिचुएशन पर पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है। कैसे सिद्ध करेंगे हम उसको, देखिए ये कोई टॉर्च है, ठीक है। अब इस टॉर्च से जो भी लाइट निकल रही है इस प्रकार से, यदि वैक्यूम पर यदि निकाले और ये नीचे में अर्थ है, ग्रेविटेशन है, यदि ये पार्टिकल से मिलकर बने होंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि यदि ये कण है तो इन कण की, ये कण जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस तरफ क्या होंगे, पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे। मगर क्या कभी ऐसा होता है कि प्रकाश ऐसे करके जाकर मुड़ के पृथ्वी में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा बिल्कुल एक सीधी दिशा में चलते रहता है। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये किस बात को बताया, यदि हम इसको ऐसा बोलेंगे कि प्रकाश जो है किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अर्थ का ग्रेविटी उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। यह पहला पॉइंट हो रहा है। मगर यदि हम इसको ऐसा लेते हैं कि लाइट वेव से मिलकर बना हुआ है, तो उस स्थिति में ये बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे, उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पृथ्वी के स्तर पर था। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन को किस में माना गया है, वेव नेचर पे माना गया। बाद में ये जरूर आया कि ये सभी जो चीजें हैं, ये पार्टिकल नेचर से भी इन सबको प्रूफ किया जा सकता है, और वेव नेचर से भी इन सबको क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। कुछ समय के उपरांत मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में बताया। मैक्सवेल का कथन यह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेव होता है, तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ जो लाइट है, वो लाइट भी क्या होगा, वेव होगा। सामान्य अर्थ में समझने के लिए इसके बहुत लंबे चौड़े थ्योरीज के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सवेल ने इस चीज को प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव का कौन सा नेचर है, तो उसको पता चला कि लाइट जो है, लाइट की स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बिल्कुल बराबर थी, आइडेंटिकल है वैक्यूम पे। तब उसने इस चीज को क्या किया, कंक्लूड किया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। यह अलग बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज बहुत है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से को हम लाइट वेव के रूप में जानते हैं, जिसे जो हमें किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है। जैसे कि इंफ्रारेड रे है, अवरक्त किरण। तो अवरक्त तरंग भी क्या होते हैं, लाइट रे का ही एक पार्ट है, मगर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट वेव हम किसको बोलते हैं, सिर्फ उसको बोला जाता है जिसमें से विबग्योर का निर्माण होता है। तो मैक्सवेल ने भी ये बताया कि लाइट जो है वो क्या है, वेव नेचर के रूप में है। तो एक चीज तो यह आ जाता है कि साधारण रूप में यदि बोला जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के कौन से सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो कणिका सिद्धांत की व्याख्या करता है। अपवर्तन किसकी व्याख्या करता है, ये भी कणिका सिद्धांत की व्याख्या करता है। जबकि डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सब उसके तरंग सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो ऐसे करके आता है। बाद में ये हुआ कि वेव नेचर के द्वारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सिद्ध कर लिया गया। ठीक है, तो जब सिद्ध हो गया तो ये भले ही सिद्ध हो गया, मगर माना यह जाता है स्टैंडर्ड कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को ही बताता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे करके ये चीजें हुई इतनी। इन सब के थ्योरी को एक्यूमुलेट करके, इकट्ठे करके स्टडी करने का काम किसने किया था, डी ब्रोगली ने किया। ये लगभग 1900 से 1920 के बीच में डी ब्रोगली ने क्या किया, एक सिद्धांत निकाला और उसने उस सिद्धांत का नाम क्या रखा, डुअल
नेचर। हालांकि इसके पहले 1900 में ही आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया कि लाइट जो है वो कौन से नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो प्रकाश के कौन से गुण को बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है। कि इसके अनुसार भी क्या है कि लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को किस नाम से जाना जाता है जी, फोटोन का नाम से जाना जाता है। कैसे सिद्ध किया उसने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट को पार्टिकल नेचर सिद्ध कराता है। आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं और हम चढ़कर उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो कैसे तोड़ते हैं, जमीन से एक पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठा के हम आम पर दे मारते हैं। क्या घटना घटी इस पर, हमने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के इस प्रकार से उसको थ्रो किया। हमने थ्रो किया मतलब अपने हाथ से हमने उस पत्थर पे क्या किया, मोमेंटम दिया, संवेग दिया, बल लगाया। उस बल लगाने के कारण उस पत्थर में गति आई, अर्थात पत्थर में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। वो गतिज ऊर्जा से लेस पत्थर जब जाकर आम के उस डगाल पर टकराएगा जिसमें आम लगा हुआ है, टकराएगा तो सहज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा टकराते ही। तो जैसे ही रुका, उसके पूरे का पूरा काइनेटिक एनर्जी उस आम के डगाल पर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, और वो काइनेटिक एनर्जी आम को क्या कर देता है, वहां से टीयर आउट करके बाहर कर देता है, निकाल देता है। मतलब आम जिस लिंक से डगाल से जुड़ा हुआ है वो लिंक से वो हट जाता है, टूट जाता है, क्योंकि इतनी एनर्जी मिल जाती है उसको वहां से टीयर आउट होने के लिए, बाहर होने के लिए। सेम यही सिद्धांत किसमें देखा गया कि ये इस प्रकार से कोई हमारे पास पदार्थ है, और इस पदार्थ में जब हम क्या करते हैं, प्रकाश इस प्रकार से डालते हैं, लाइट देते हैं, तो इसके अंदर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंधे रहते हैं किससे, परमाणु से, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसके सतह में आ जाते हैं। यदि इतनी एनर्जी का हम देंगे, जितना एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या है अपने एटम से बंधे हुए हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अपने परमाणु के बाह्य कोश को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ये हमारे पास P+N है, ये बाह्य कोश है, तो मान लो इस बाह्य कोश में कोई इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ है, अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले लाइट दिया गया, इतना सफिशिएंट एनर्जी का लाइट दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से जितने ऊर्जा के साथ में बंधे हुए हैं उतने से ज़्यादा एनर्जी जब दोगे तब ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि लाइट यदि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉन को आप यदि आम के जैसे समझ लो, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट की प्रकृति कैसे हो गई, पार्टिकल नेचर हो गया। इसीलिए बोला गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है। तो ये इन चारों स्थिति को स्टडी करने के पश्चात, इन चारों स्थिति को स्टडी करने के पश्चात 5वें नंबर पर डी ब्रोगली ने इस बात को बताया 1920 के आसपास कि प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का तात्पर्य यह हुआ कि लाइट जो है वो आपके किसको बताता है, पार्टिकल नेचर को भी बताता है, और लाइट जो है किस चीज को बताता है, वेव नेचर को भी बताता है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा आपके पास एक छोटा सा एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है। ऐसे देखा जाए तो ये एक्सप्लेनेशन के हर एक टॉपिक के बहुत डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मींस पीएससी हो, चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो, चाहे नॉर्मल व्यापम का सिलेबस हो, किसी भी सिलेबस के लिए लाइट के नेचर को समझने के लिए इतना जो एक्सप्लेनेशन है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लाइट के डुअल नेचर के बारे में किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। ये साइंटिस्ट है, इसके इन सब के नाम को इसलिए क्या करना है, अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये जो टोटल जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपके किस चीज को कंप्लीट करता है, नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगले क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।